स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सदिश एवं अदिश राशियाँ। सदिश एवं अदिश राशियाँ मीन्स वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर भी आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चंस क्या है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले सदिश भौतिक राशियों को यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली भौतिक राशि है अदिश राशियाँ और दूसरी भौतिक राशि है सदिश राशियाँ। यानी सभी भौतिक राशियों को 2 भागों में विभाजित किया है, पहला अदिश और दूसरा सदिश। तो अदिश राशियाँ क्या होती है, मीन्स स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है। तो जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अर्थात ये राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती हैं। क्या होता है? दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती, इन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है। क्या है? वे भौतिक राशियाँ जो केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है। जिन भौतिक राशियों को परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। ठीक है। जैसे लंबाई अगर आपको किसी वस्तु की आपने मापा है, 5 मीटर आपने बता दिया, तो वह उसके लिए फिक्स है। उसके लिए आपको दिशा बताने की ज़रूरत नहीं कि पश्चिम में 5 मीटर या दक्षिण में 5 मीटर। आपने किसी भी चीज़ की लंबाई नापा, वह लंबाई 5 मीटर हो गई। आपको केवल 5 मीटर परिमाण बताना है, दिशा नहीं कि पश्चिम में या उत्तर में। तो ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। ठीक है। ध्यान रखना है, केवल परिमाण। 5 मीटर, तो 5 मीटर में क्या है? केवल परिमाण है, दिशा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक इसी तरीके से दूसरा क्या है? दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा आदि, ये सभी क्या हैं? अदिश भौतिक राशियां हैं। इन्हें आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है। मात्रक से संबंधित, राशियों से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो ये सारी जो आपने यहाँ पर देखे हैं, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। इसलिए ये सारी भौतिक राशियाँ अदिश राशियाँ हैं। ठीक है। दूसरा है सदिश। सदिश मीन्स दिशा के साथ, सदिश दिशा के साथ। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वो क्या होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं। अर्थात वे राशियाँ दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाती हैं। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जो दिशा परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित हो जाती हैं, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। तो 2 परिभाषा यहाँ पर भी मिली। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की होती है, दोनों की आवश्यकता, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ। और वे भौतिक राशियाँ जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। तो सदिश और अदिश क्लियर हो गया। चलिए, सदिश के उदाहरण क्या है? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग,
भार, विद्युत क्षेत्र आदि, ये सभी क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। विस्थापन आपको बताना है कि आपने 5 मीटर विस्थापित किया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा 5 मीटर पूर्व में या 5 मीटर पश्चिम में, दिशा के साथ बताना पड़ता है। इसी तरीके से वेग है, वेग आपका क्या है? सदिश राशि है। जब भी आप वेग बताएंगे तो दिशा के साथ बताएंगे। चाल क्या है? आप यहाँ देख रहे हैं चाल है, तो चाल क्या है? अदिश राशि है। और वेग क्या है? सदिश राशि। ठीक है। बल आपने लगाया है तो किस दिशा में बल लगा है, इसको भी आप बताएंगे। तो इस तरीके से विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि, ये सभी भौतिक राशियाँ कैसी राशियाँ हो गई? सदिश राशियाँ। इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग क्या दिया हुआ है? तो अगली हेडिंग है सदिश का निरूपण, यानी सदिश राशियों को निरूपित कैसे करेंगे? वेक्टर नोटेशन। ठीक है। तो सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाता है? तीर द्वारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तीर बना हुआ है, तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है। और तीर की नोक, जिसे बाड़ाग्र कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, ठीक है, सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीर का नोक बना हुआ है, जिसे बाड़ाग्र या शीर्ष कहते हैं। ये क्या व्यक्त करता है? सदिश की दिशा को। क्या व्यक्त करता है? सदिश की दिशा को। तथा तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को। तो जितना लंबा तीर बनाएंगे वो किसको व्यक्त करेगा? तीर के सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। क्लियर है? सदिश ए को, ए के ऊपर तीर इस तरीके से ए लिखेंगे और ए के ऊपर छोटा सा तीर बना देंगे। वेक्टर ए से निरूपित, यानी सदिश ए से निरूपित किया जाता है। जब भी सदिश ए लिखना होगा तो ए लिखकर उसके ऊपर इस तरीके से छोटा सा तीर बना देंगे। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सदिश ए। क्लियर है यहाँ तक? सदिश कैसे लिखा जाता है और सदिश को निरूपित कैसे करते हैं, तो फिर से देख लीजिए। सदिश राशियों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है और तीर की नोक, जिसे बाड़ाग्र कहते हैं, सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। और तीर की लंबाई सदिश के परिमाण को, यानी तीर जितना लंबा बनाएंगे वो सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगा। और क्या है? सदिश ए को, ए उसके ऊपर इस तरीके से छोटा सा तीर बना देंगे, सदिश ए से निरूपित करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ए, और ऊपर तीर लगा है तो उसको पढ़ते हैं सदिश ए, वेक्टर ए से निरूपित करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्या है? अब ये है, अगर आपको 5 किसी भी मान लीजिए विस्थापन दिया हुआ, जिसका क्या दिया हुआ परिमाण? 5 मीटर। तो 5 मीटर अगर परिमाण है, इसको हमें सदिश के रूप में निरूपित करना है, तो एक तीर बनाएंगे और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर या 5 इकाई रख देंगे वो, और इसके ऊपर एक छोटा सा तीर बना देंगे। तो ये क्या क्या प्रदर्शित करेगा? परिमाण को, 5 मीटर। और जिसमें तीर की दिशा, यानी तीर की शीर्ष जो है उसकी दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है। सदिश राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो सदिश राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बिंदु दिया हुआ है शून्य सदिश, यानी सदिशों को विभाजित कर रहा है। और वह पहला सदिश क्या है? शून्य सदिश, जिसे जीरो और नल वेक्टर भी कहते हैं। जीरो और नल वेक्टर। ठीक है। तो शून्य सदिश क्या होता है? एक ऐसा सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। क्या? एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा अनिश्चित होती है। कैसी होती है इसकी दिशा? अनिश्चित होती है। ध्यान दीजिएगा, इसकी दिशा, शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होती है। ठीक है। यदि ए वेक्टर और बराबर बी वेक्टर हो तो इन दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? ए माइनस बी बराबर 0। ए का परिमाण भी 4 मीटर दिया हो, बी का परिमाण भी 4 मीटर दिया हो, दोनों को घटा दे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 4 माइनस 4 बराबर क्या हो गया? 0। यानी दो समान परिमाण के सदिशों को घटाने से जो प्राप्त होगा वह शून्य सदिश प्राप्त होगा। ठीक है। और इसकी दिशा कैसी होती है? अनिश्चित होती है। कैसी होती है? अनिश्चित होती है। इसको ध्यान दीजिएगा, शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित होती है। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। दूसरा क्या है? एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है? यूनिट सदिश क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वह सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। वह सदिश
जिसका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाता है। ठीक है, यानी ऐसा कोई भी सदिश जिसका परिमाण 1 है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एकांक सदिश कहेंगे। यदि ए एक सदिश है जिसकी दिशा ए की दिशा में है, क्या है, ए की दिशा में है, तब ए की दिशा में एकांक वेक्टर को ए कैप, कैसे, ए लिखेंगे और उसके ऊपर ऐसे छोटा सा कैप बना देंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप, ए कैप से लिखा जाता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, सदिश ए बराबर क्या हो जाएगा, एकांक सदिश ए बराबर क्या हो जाएगा, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में सदिश का मापांक, ए वेक्टर बटे में सदिश का मापांक, यहाँ पर सदिश रहेगा। ठीक है, ए वेक्टर बटे में मापांक किसका, सदिश का। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में मापांक ऑफ ए, वेक्टर ऑफ ए मतलब वेक्टर ए का मापांक, परिमाण। ठीक है, तो ये हो गया एकांक सदिश लिखने का तरीका। एकांक सदिश में क्या होता है, परिमाण 1 होता है और इसकी दिशा होती है। शून्य सदिश में क्या होता है, परिमाण 0 होता है और इसकी दिशा अनिश्चित होती है। क्लियर है दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सदिशों का योग। क्या है, सदिशों का योग। अदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियम, अदिश राशियों को भी यहाँ पर बता रहा है, बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता। मतलब यहाँ पर सदिश राशियों को जोड़ने के लिए हम एक नए नियम का प्रयोग करेंगे। इसको हम बीजगणित के साधारण नियम से हम नहीं जोड़ और घटा सकते हैं। ठीक है, तो नियम क्या है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यदि दोनों सदिश ए तथा बी एक ही दिशा में हो, सदिश ए तथा सदिश बी एक ही दिशा में हो, तो दोनों सदिशों का योग r बराबर जो आएगा, क्या आएगा, a प्लस बी होगा। क्या होगा, a प्लस बी होगा। और यदि सदिश b और सदिश a के विपरीत दिशा में हो, ठीक है, यानी b आपका इधर जा रहा है, a आपका इधर जा रहा है, विपरीत दिशा में है, तो दोनों सदिशों का योग r बराबर क्या होता है, a प्लस, और ब्रैकेट में दिशा विपरीत है तो माइनस बी लिखेंगे, अर्थात क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। परिमाण क्या आएगा, a माइनस बी। जब विपरीत होगा तो a माइनस बी आएगा और सदिश होगा तो a प्लस बी आएगा परिमाण। ठीक है, तो दोनों सदिशों को जोड़ने के लिए दिशा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जोड़ेंगे। एक ही दिशा के सदिशों को प्लस के साथ जोड़ेंगे और विपरीत दिशा के सदिशों को माइनस के साथ, ठीक है, जोड़ देंगे। यानी दिशा विपरीत है इसलिए उसका चिन्ह क्या ले लेंगे, माइनस, और चूंकि योगफल पूछ रहा है इसलिए जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। फिर आपका प्लस माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का अंतर ज्ञात करना पड़ेगा परिमाण के लिए। सदिशों के योग, ये तो हुआ साधारण तरीका समझाने का। सदिशों के योग के दो नियम है। ठीक है, सदिशों को जोड़ने के लिए दो नियम दिया गया है। क्या कह रहा है, यह किसी भी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए एक अतिरिक्त आवश्यक शर्त भी है। ठीक है, यानी कोई भी सदिश है तो उसको जोड़ने के लिए एक शर्त है। ये शर्त, इसी शर्त के अनुसार हम किसी भी राशियों को जोड़ेंगे। तो पहला नियम क्या है, त्रिभुज का नियम, मीन्स लॉ ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का नियम क्या होता है, इसे सिरे के पुच्छ का नियम भी कहा जाता है, जिसमें एक सदिश के सिरे पर दूसरे की पुच्छ इस प्रकार रखते हैं कि इनकी दिशा अपरिवर्तित रहे और हमें दोनों सदिशों का परिणामी सदिश मिल जाता है। ठीक है, यानी हमें कैसे जोड़ देंगे, पहले सदिश का शीर्ष और दूसरे सदिश की पुच्छ को मिला देना है बिना दिशा परिवर्तित किए। ठीक है, तो जो पहले सदिश का पुच्छ होगा और दूसरे सदिश का शीर्ष, वहां तक की रेखा सदिश के परिमाण के बराबर होगी। ठीक है, कैसे, अब ये देखिए किस तरीके से ये होगा।
क्या दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए तथा बी दो सदिशों का परिणामी सदिश है। ए और बी दो सदिश है और इनका परिणामी सदिश क्या है, आर है। ठीक है, कैसे जोड़ना है, तो पहले देखिए सदिश ए क्या दिया हुआ है, ये जिसमें तीर की दिशा कहाँ पर है, ये होती है, और पुच्छ कहाँ पर होता है, ये शीर्ष आपका ये हो गया, आगे वाला हिस्सा जिधर तीर की नोक होती है उसे शीर्ष कहते हैं, और जहाँ पर पिछला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, पुच्छ कहते हैं। ठीक है, नोक वाले हिस्से को शीर्ष कहते हैं यानी बाड़ाग्र, और पिछले हिस्से को क्या कहते हैं, पुच्छ कहते हैं। तो क्या नियम बताया है, पहले सदिश का शीर्ष, ये हमने पहला सदिश खींच लिया उसी दिशा में जिस दिशा में दिया है, पहले सदिश का शीर्ष और दूसरे सदिश का पुच्छ मिला देते हैं। तो आप ये देखिए पहला सदिश ए बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, जिसका परिमाण ए दिया हुआ है, ठीक है, हमने खींच लिया। उसके बाद दूसरा सदिश बी सी यानी स्मॉल बी, परिमाण जिसका दिया हुआ है, तो स्मॉल बी परिमाण का पुच्छ बिंदु क्या है, बी, और स्मॉल ए का शीर्ष बिंदु क्या है, बी, दोनों को हमने मिला दिया। तो दोनों मिला दिए तो ए बी सी आपका सदिश बन गया, स्मॉल ए और स्मॉल बी आपके सदिश का चित्र बन गया। अब क्या करना है, पहले सदिश का पुच्छ बिंदु कौन सा है, ए, दूसरे सदिश का शीर्ष बिंदु कौन सा है, सी, दोनों को एक रेखा से मिला दीजिए इस तरीके से। ठीक है, दोनों को एक रेखा से मिला दीजिए। जैसे ये मिलेगा AC आपकी रेखा तैयार हो गई। ये AC रेखा ही आपकी दोनों सदिश, सदिश A और सदिश B के परिमाण के बराबर होगा। क्लियर है, सदिश A और सदिश B का परिमाण क्या हो गया, R। यहाँ तीन सदिश क्रमशः त्रिभुज AB BC और AC हैं, परिमाण भी जो आपका प्राप्त होगा वो क्या होगा, सदिश होगा। तो क्या कह रहा है, यहाँ तीन सदिश क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं AB BC और AC हैं। और यहाँ थीटा क्या है, थीटा पहले सदिश का दूसरे सदिश के साथ कोण, पहले सदिश का दूसरे सदिश के साथ कोण है। ठीक है, तो पहला त्रिभुज का नियम खत्म हो गया। दूसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम, मीन्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, सदिशों के योग के दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम। पहला नियम आपने देखा इसके पहले, त्रिभुज का नियम। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या देख लेते हैं। इसमें से दो सदिश, सदिश A तथा सदिश B को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, यानी पहला इस तरीके से हम पहली भुजा जहाँ पर भी दिया है, जितना परिमाण दिया है वो खींच लेंगे, सदिश A। दूसरी भुजा जो है पहले सदिश के अंत बिंदु से ही शुरू करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से दूसरा सदिश भी खींच लेंगे और सदिश के परिमाण के बराबर। ठीक है, एक आप पैमाना मान लेंगे उसी परिमाण के बराबर, जैसे ग्राफ पेपर खींचते हैं वैसे खींच लेंगे। तो सदिश A आपने खींच लिया और सदिश B खींच लिया। तो सदिश A के समांतर B के शीर्ष से एक रेखा खींचेंगे और सदिश B के समांतर सदिश A के शीर्ष से रेखा खींचेंगे इस तरीके से। तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और सदिश का परिमाण जो होता है वो R, दोनों सदिशों के संयोजन बिंदु यानी पुच्छ बिंदु को मिला देंगे और सामने वाले सम्मुख शीर्ष से मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण, सदिश का परिमाण, सदिशों के संयोजन का परिमाण R हो जाएगा, जो कि सदिशों के विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच का कोण है थीटा। A और B आपके सदिश हैं और अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा जो आपको यहाँ दिया हुआ है वो अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा आपका कोण है किसके बीच का, परिमाण R और सदिश A के बीच का कोण है अल्फ़ा। और थीटा क्या है, सदिश A और B के बीच का कोण है थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको हम सूत्र के द्वारा निकालेंगे। और सूत्र क्या है परिमाण का, सदिश के परिमाण का सूत्र है R मापांक, यानी R बराबर हो जाएगा
कौड़ी के अंदर सदिश ए का परिमाण का स्क्वायर प्लस सदिश बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। ये सदिश आर हो गया जो ए और बी के सदिशों का योग होगा। तो ये आर बराबर क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सदिश जो है परिमाण आर जो है सदिश ए से कितने अंश का कोण बनाता है, तो उसके लिए सूत्र है tan अल्फा बराबर b sin थीटा अपान 1 प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपान 1 प्लस b cos थीटा, ठीक है। ये tan अल्फा बराबर सूत्र हो गया और अल्फा यहाँ पर क्या है, सदिश ए के साथ परिमाण आर के बीच का कोण है अल्फा, और थीटा क्या है, सदिश ए और बी के बीच का कोण है थीटा। क्लियर है यहाँ तक। इस तरीके से जब भी दो सदिशों का परिमाण पूछेगा तो आर का सूत्र लगा देंगे, और जब परिमाण का किसी सदिश के साथ कोण पूछेगा तो tan अल्फा का सूत्र लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ है, सारणी दिया हुआ है। कैसी सारणी दी हुई है, थीटा और आर की निर्भरता, यानी दो सदिशों का मान अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, ठीक है। तो cos थीटा का मान क्या रखा जाए कि अधिकतम मिलेगा और न्यूनतम, तो इसी पर संबंधित है। तो अगर cos थीटा का आपको मान मालूम है तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो cos थीटा का मान यदि 90 हो, थीटा का मान क्या हो, 90 हो, तो r बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। r परिणाम दोनों वेक्टरों का क्या आएगा, 0, यानी दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों तो इनका परिणामी r क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यदि थीटा बराबर 180 अंश है, थीटा बराबर क्या हो, 180 अंश है, तो r बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर 180 अंश है तो r बराबर a माइनस बी आएगा। एक सदिश आपका इधर जा रहा है, दूसरा सदिश इधर जा रहा है, तो r बराबर क्या मान आएगा, a माइनस बी। और यदि थीटा बराबर 0 हो तो a प्लस बी, सदिश a भी इधर जा रहा है और इसी के पुच्छ से सदिश b जुड़ जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 0। कोण के आधार पर ये मान आएगा, ठीक है। अब आता है इसी तरीके से सदिशों का वियोजन, ठीक है। तो सदिशों के वियोजन के लिए क्या है, यदि x और y तल में एक सदिश a इस तरह से हो कि x अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण हो, तो सदिशों का वियोजन यानी सदिशों को दो भागों में वियोजित कर देंगे। ये एक सदिश दिया है, ठीक है, इस पर हम एक लंब अक्ष ले लेते हैं। तो लंब अक्ष ले लिए, तो यहाँ पर आप इस तरीके से, ये आपको कोण थीटा दिया हुआ है, ये आपने एक इसके समांतर अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर आपने इस तरीके से रेखा खींची। इस त्रिभुज में आप को क्या दिया हुआ है, r यानी वेक्टर a दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, वेक्टर a और थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम दो भागों में बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा, दो भाग इसके, ये दो भाग आपके हो जाएंगे साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में त्रिकोणमिति के नियम से। ओ ए डैश बराबर a कॉस थीटा। कैसे, तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। आधार का मान इसमें क्या होगा, थीटा यहाँ पर है तो आधार क्या होगा, ओ ए डैश, तो ओ ए डैश लिख लेंगे, ठीक है। बटे में कोण, तो कोण कौन हो जाएगा आपका, ये रेखा, ठीक है, इसका परिमाण क्या दिया है, a। तो ओ ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से ओ ए डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए डबल डैश कहाँ पर है, ये है, ओ ए डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। क्यों, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कोण, तो लंब आ जाएगा आपका, थीटा यहाँ पर है तो लंब आपका कौन सा होगा, ये इसके समांतर है, तो लंब आपका कहाँ पर आ गया, ये रेखा, ठीक है। तो लंब बटे कोण। तो इस तरीके से दिए गए सदिश को हम दो भागों में बांट सकते हैं, और वो भाग कैसे होंगे, तो सदिश को दो भागों में बांटेंगे तो सदिश ए जो है जिसके साथ कोण बनाता है उस भुजा के साथ a cos थीटा आता है, और कोण के सम्मुख भुजा के साथ क्या आता है, a sin थीटा आता है।
ठीक है, यानी इन दोनों दो भागों में सदिश एक को हम ए को दो भागों में बांट देंगे, ओ ए डैश और ओ ए डबल डैश। ओ ए डैश बराबर ए कॉस थीटा और ओ ए डबल डैश बराबर ए साइन थीटा। तो इसको हम दो भागों में जब किसी सदिश को बांट देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन। ठीक, तो वियोजन आपका क्लियर हो गया। अब वियोजन से संबंधित कुछ अन्य बातों को भी हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है। तो आगे दे रहा है, इस प्रकार ए कॉस थीटा तथा ए साइन थीटा सदिश ए के क्रमशः ओ एक्स की दिशा में तथा ओ वाई की दिशा में घटक हैं। भाग को यहाँ पर क्या करा, घटक, दो भागों में विभाजित किया गया तो इसको घटक कहते हैं, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक आपका ए कॉस थीटा हो जाएगा और ऊर्ध्व घटक आपका ए साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक आपका यहाँ पर जो आएगा क्षैतिज में क्षितिज के समांतर उसको क्षैतिज घटक, और जो आपका खड़ा रहेगा वो आपका लंब घटक। तो ओ ए डैश आपका क्षैतिज घटक है ए कॉस थीटा और ओ ए डबल डैश आपका लंब घटक है या ऊर्ध्व घटक है ए साइन थीटा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्व घटक। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण कुछ और बातों को भी देख लेते हैं जिसका प्रयोग हम लोग करेंगे इसके प्रश्नों में। इस चैप्टर के भौतिक राशियों को दो भागों में भी विभक्त किया गया है। कितनी भागों में, दो, सदिश और अदिश। अभी आपने पढ़ा है ऊपर। सदिश होने के लिए आवश्यक क्या है, क्या क्या सदिश के लिए जरूरी है, दिशा और परिमाण। ठीक है, परिभाषा यही है, सदिश के लिए क्या क्या आवश्यक है, दिशा और परिमाण। अदिश के लिए क्या आवश्यक है, केवल दिशा। ठीक है, भौतिक राशियां सदिशों के योग का त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज के नियम का भी पालन करती हैं। क्यों, अभी आपने देखा सदिशों को जोड़ने के लिए हमने दो नियम प्रयोग किए हैं, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। तो दो नियमों का पालन करती हैं। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है, दो सदिश जिनके बीच का कोण थीटा है कि परिमाण का मापांक यानी आर उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है, जहाँ परिणामी का मापांक आर बराबर क्या होता है, कौड़ी के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये परिमाण हो गया। ठीक है, अदिशों के जोड़ या घटाव बीजगणित के नियमों से किए जाते हैं। किसके नियम से किए जाते हैं, बीजगणित। और सदिशों के जोड़ के लिए सदिश का नियम पालन करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं किंतु यह सदिश नहीं है। विद्युत धारा में क्या होता है, दिशा भी होता है परिमाण भी होता है, किंतु यह सदिश नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर विद्युत धारा कहीं पर लिखा है तो उसको आप अदिश में लिखेंगे। इसके परिभाषा में, अपने अदिश की परिभाषा में आपने देखा भी है, वहाँ पर विद्युत धारा लिखा हुआ है। क्लियर है, इन्हीं संबंधित बातें जो अभी आपने ऊपर पढ़ी है, इसी से संबंधित आपके प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जितने भी महत्वपूर्ण आपको बातें बताई गई हैं उनको अपने कॉपी पर नोट कर लें। इसके आगे के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अगली क्लास में इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।